पियाओ जियानशिंग ने बिग डिपर स्टांस के 7 स्टॉर्स में कदम रखा और तलवार को एक हाथ में पकड़ने से बदलकर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसे अपने शरीर के सामने उठा लिया। एक ठंडी और सर्द तलवार का इरादा उभरा। 1 क्षण, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वो चला गया। वो बहुत तेज था और वो लगभग तुरंत ही गायब हो गया। उसकी गति के आगे कोई नहीं टिक सका। जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहा था, उसके आधार पर वे केवल उसकी स्थिति का न्याय कर सकते थे। जिस क्षण पियाओ जियानशिंग ने अपनी चाल चली, किन युयान भी हिल गया। उसने अपनी कमर झुका ली और आगे फटने के लिए अपनी ताकत इकट्ठी की। कृपान का जो इरादा उसने ये जियो से समझा था, वो उस समय उसके दिमाग में असाधारण रूप से उज्ज्वल था। केवल जीवन और मृत्यु की सीमा पर ही वो उस कृपान के इरादे को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होगी। कृपान सभी शस्त्रों का अधिपति था। उसके सामने कोई भी दुश्मन क्यों न हो, वो अजेय शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी और सब कुछ हरा देगी। हालांकि वो पियाओ जियानशिंग से एक कदम पीछे थी, लेकिन कृपान की गति आसानी से उसके लिए तैयार हो गई। सभी ने केवल 2 फ्लैश के आंकड़े महसूस किए। अगले ही पल अचानक एक बड़े विस्फोट के साथ पूरा अखाड़ा फट गया। बूम! विशाल विस्फोट ने एक शॉकवेव बनाया जिसने अनगिनत छात्रों को मारा और उन्हें अपना संतुलन खो दिया। हालांकि डू चांगफेंग और किन शेनलोंग अपनी बेहद मजबूत खेती के कारण शॉकवेव से प्रभावित नहीं थे, फिर भी वे सदमे में थे। एक जीनियस था। उन दोनों ने अपनी खेती को हॉटियन क्षेत्र की 5वीं कक्षा तक दबा दिया था। फिर भी वे इतनी लड़ाकू ताकत के साथ बाहर निकलने में सक्षम थे। यह कम से कम हॉटियन क्षेत्र की 6ठी कक्षा के बराबर था। यह एक सामान्य व्यक्ति की सीमा थी, और वे इतनी ताकत से फूट भी नहीं सकते थे। जब उतार चढ़ाव तितर बितर हो गए, तो सभी ने अपने शरीर को स्थिर कर लिया। पियाओ जियानशिंग पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां किन युयान अभी खड़ा था, और किन युयान भी उस स्थान पर खड़ा था जहां वो अभी खड़ा था। वे दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो गए। पूरा मार्शल आर्ट हॉल मौत के घाट उतार दिया गया। सबकी आंखें खुली हुई थीं। वे जोर जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं करते थे। जो कुछ बचा था वो था उनके दिलों के लगातार धड़कने की आवाज। 1 क्षण, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, छींटे। अंत में किन युयान ने एक और खून थूका और जमीन पर गिर गया। खांसी की स्थिति में खांसना। पियाओ जियानशिंग के मुंह के कोने से धीरे धीरे खून की एक धारा बह निकली, लेकिन वो फिर भी डटा रहा। इसका मतलब था कि वो जीत गया था। किन युयान अभी भी हार गई थी, लेकिन उसने पियाओ जियानशिंग से लड़ने के लिए 2 महीने के कृपान कला प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया था, जिसने 20 से अधिक वर्षों से तलवार कला की खेती की थी। कौन कह सकता है कि वो नहीं जीती थी? किन शेंगलोंग और डू चांगफेंग जल्दी से किन युयान के पक्ष में गए। डू चांगफेंग ने उसे ठीक करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया और उसकी चोटों की भी जांच की। छोटी लड़की, कैसी हो? किन शेंगलोंग ने चिंतित चेहरे के साथ पूछा। किन युयान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। आई एम सॉरी दादाजी, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है। किन शेंगलोंग ने किन युयान के छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया और बार बार अपना सिर हिलाया। वो भावनाओं से इतना अभिभूत था कि उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मूर्ख लड़की, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आप हमारे किन परिवार की शान हैं। डू चांगफेंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह कुछ भी गंभीर नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, लेकिन आपके मेरिडियन घायल नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए स्वस्थ होने के बाद आप ठीक हो जाओगे। यह सुनकर किन शेंगलोंग ने आखिरकार राहत की सांस ली।
पियाओ जियानशिंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और धीरे से किन युयान के सामने चला गया। उसने किन युयान को सिर हिलाया और कहा, आपको धन्यवाद। 9 प्रांतों में यह सबसे सार्थक लड़ाई है जिसका मैंने सामना किया है। यदि आप लंबे समय तक कृपाण तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो आप और मैं एक और युद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। किन युयान ने सिर हिलाया। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तलवार कला में आपकी ताकत वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। पूरा मार्शल आर्ट हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चाहे वो पियाओ जियानशिंग की ताकत हो या किन युयान की कड़ी मेहनत, वे सभी तालियों के पात्र थे। उसके बाद पियाओ जियानशिंग ने सभी को विदाई दी और सेक्शन चीफ जिन के साथ निकल गए। तलवार कला मार्शल कलाकारों को चुनौती देने का उनका लक्ष्य अभी भी जारी रखना था, जब तक वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे हरा सकता है। दोनों के मैच का वीडियो भी मंच पर पोस्ट किया गया था और इसे तेजी से प्रचारित किया गया था। किन युयान को उसके दादा निर्देशक के कार्यालय में लाए थे। युयान, दादाजी को ईमानदारी से बताओ, आपको अपनी कृपाण तकनीक किसने सिखाई? क्या यह वो मार्शल आर्टिस्ट था जो हमारे जियानघई शहर में दिखाई दिया था? किन युयान ने सिर हिलाया। उसने दूसरे के कृपाण के इरादे को समझ लिया था, जिसे उसकी कृपाण तकनीक से सीखने के रूप में माना जा सकता है। मुझे पता था कि यह वो होगा। किन शेंगलोंग ने अपनी बाईं हथेली को अपनी मुट्ठी से ठोका। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। तो तुम्हारा मालिक कहाँ है? हमें जल्दी से उसके पास ले चलो। किन युयान का चेहरा परेशान था। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो कैसे संभव है? आप पहले से ही उनके शिष्य हैं। आप यह भी नहीं जानते कि वो कौन है। किन युयान ने सिर हिलाया और तुरंत अपना सिर हिला दिया। उस दिन मैं नदी के किनारे खेती कर रहा था। जब मैंने उसे आगे बढ़ते देखा, मैंने उनसे विनती की कि मुझे अपना शिष्य बना ले और उन्होंने मना कर दिया। मैं ही था जिसने कृपाण की मंशा को उसके कृपाण चिन्ह से समझा। मैं इस कृपाण इरादे को धीरे धीरे समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत बेवकूफ हो सकता है। अब तक मैं केवल 2% से भी कम समझ पाया हूँ। दोनों बुढ़िया पूरी तरह से सहमे हुए थे। वे इतने चौंक गए कि वे अवाक रह गए। कृपाण के 2% से भी कम इरादे वास्तव में किन युयान की कृपाण तकनीक को इतने स्तर तक बढ़ा सकते हैं? क्या यह स्वर्ग विरोधी व्यक्ति कुछ अधिक दूर नहीं जा रहा था? किसी को यह जानना था कि किन युयान ने पियाओ जियानशिंग के मुंह के कोने को तब तक हिलाया था जब तक कि कृपाण के उस छोटे से इरादे से खून नहीं बह गया। यदि यह कुछ प्रतिशत अधिक होता तो इसका अर्थ यह होता कि वो पियाओ जियानशिंग के समकक्ष होती। अगर यह कुछ और होता तो क्या वो तुरंत पियाओ जियानशिंग को मार पाती? क्या कमाल है। डू चांगफेंग मदद नहीं कर सका लेकिन गहरी सांस ले सका। पहले मैंने सोचा था कि वो एक देवता हो सकता है। अब ऐसा लगता है कि उसकी साधना शायद देवता संप्रदाय से ऊपर है। क्या? किन शेंगलोंग आश्चर्य से चिल्लाया और उसके अत्यधिक उत्साह के कारण उसका चेहरा तमतमा गया। यह बस अकल्पनीय था। देवता संप्रदाय के ऊपर वो था। हालांकि उन्होंने किन युयान को अपने शिष्य के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने उसे एक कृपाण इरादा दिया था और एक संबंध था। वो कितना भाग्यशाली था। तभी डू चांगफेंग का फोन अचानक बज उठा। उसने अपना फोन लहराया और फोन का जवाब देने के लिए किनारे पर चलने से पहले अपने किन शेंगलोंग और अपनी पोती को इशारा किया। किन युयान ने अपने दादा को ध्यान से देखा। दादाजी, क्या मैं भविष्य में कृपाण तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ? बेशक। हमारा किन परिवार आपकी पीढ़ी से शुरू होने वाली तलवार तकनीक का अभ्यास करना बंद कर देगा और कृपाण तकनीकों में बदल जाएगा। भविष्य में
आप कृपाण तकनीकों का पूरे मन से अभ्यास कर सकते हैं। मैं उसकी पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दूंगा। किन युयान ने आखिरकार राहत की सांस ली। धन्यवाद दादा। एक क्षण बाद डू चांगफेंग वसंत की हवा से भरे चेहरे के साथ वापस चला गया। लगता है मुझे किसने बुलाया? कौन? किन शेंगलोंग मदद नहीं कर सकता था लेकिन पूछ सकता था, जबकि डू चांगफेंग ने रहस्यमय तरीके से उत्तर दिया। मेरे प्रिंसिपल। वो विशेष रूप से युयान को जिंगडो मार्शल आर्ट्स अकादमी में पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। सच में? किन शेंगलोंग इतना उत्साहित था कि वो कांपने लगा। वो जिंगडा था, एक ऐसी जगह जहां 9 प्रांतों के सभी छात्र जाने का सपना देखते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो थोड़ी देर में देश की अन्य शीर्ष मार्शल आर्ट अकादमियां भी आपकी तलाश करेंगी। अब युयान पूरी तरह से प्रसिद्ध है। अच्छा, 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 किन शेंगलोंग ने उत्साह से कहा। हमारे किन परिवार ने इस बार वास्तव में एक प्रतिभा पैदा की है। आप किस शीर्ष अकादमी में जाने की योजना बना रहे हैं? किन शेंगलोंग मदद नहीं कर सकता था लेकिन पूछ सकता था। उसे अपनी पोती के विचारों को पहले से जानना था ताकि बाद में कॉल आने से पहले वो उसके साथ चर्चा कर सके। किन युयान चुप थी। दादाजी, मैं जियांगघई शहर नहीं छोड़ना चाहता। क्या आप जियांगघई शहर नहीं छोड़ना चाहते हैं? ये जीवन में एक बार आने वाला मौका है। आप। किन शेंगलोंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन डू चांगफेंग ने उसे मनाने की कोशिश की। ओल्ड किन, मुझे भी लगता है कि युयान के लिए जियांगघई शहर में रहना बेहतर है। सबसे पहले, वो अभी तक उस कृपाण के इरादे को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। यहाँ तक अगर वो एक शीर्ष स्तरीय अकादमी में गई, तो उसने जो ज्ञान सीखा, वो इस कृपाण इरादे जितना अच्छा नहीं होगा। दूसरा, अगर वो कौतुक अभी भी जियांगघई शहर में होता और वो उससे फिर से मिलती, तो यह युयान के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता। किन शेंगलोंग ने सिर हिलाया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चीजों के बारे में नहीं सोचने के लिए यह मेरी गलती है। भविष्य में, युयान, आप अपनी इच्छानुसार खेती कर सकते हैं। मैं इसमें जरा सा भी दखल नहीं दूंगा। जैसे ही पियाओ जियानशेंग जियांगघई मार्शल आर्ट अकादमी से बाहर निकले, सेक्शन चीफ जिन का उदास मिजाज दूर हो गया। सौभाग्य से, आप इस बार जीत गए। यदि आप हार गए थे, तो वापस जाने पर मैं अनिवार्य रूप से बहुत सारी जिम्मेदारी वहन करूंगा। लेकिन फिर, आप इस बार बहुत उतावले थे। यदि उस किन लड़की ने आपसे झूठ बोला होता और वास्तव में कुछ और वर्षों तक कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया होता, तो आप असफल हो सकते थे। भविष्य में, आपको इस तरह का काम दोबारा करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। समझ लिया? क्या आपकी चोटें ठीक हैं? यह ठीक है। यह झटके से थोड़ी सी चोट है। जब हम अगले शहर में पहुंचेंगे, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर मैं तुरंत टिकट बुक कर दूंगा। 9 प्रांतों में हाई स्पीड रेलवे विश्व प्रसिद्ध हैं। छोटे शहरों के बीच जाने के लिए विमान लेने की कोई जरूरत नहीं है। पियाओ जियानशेंग ने सिर हिलाया। उन दोनों ने टैक्सी नहीं ली बल्कि पैदल ही आगे बढ़ गए। दोनों मार्शल आर्टिस्ट धीमी गति से बहुत दूर थे, इसलिए कभी कभार टहलने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पोल को पार कर जियांगघई शहर के केंद्र में पहुंचे। जैसे ही वे एक गोल चक्कर पर पहुंचे, पियाओ जियानशेंग अचानक रुक गया। क्या चल रहा है? धारा प्रमुख जिन मदद नहीं कर सके लेकिन भौहें। पियाओ जियानशेंग की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी, जैसे उसने दूसरे के शब्द नहीं सुने हों। वो धीरे धीरे गोल चक्कर के बीच में सोने के बैल की मूर्ति की ओर चल पड़ा। पियाओ जियानशेंग, तुम क्या कर रहे हो? सेक्शन चीफ जिन चिल्लाया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पियाओ जियानशेंग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा, वो सोने के बैल की मूर्ति के जितना करीब गया,
उसका शरीर उतना ही कांपने लगा। एक बार जब वे मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उनकी निगाह स्वर्ण बैल की मूर्ति पर लगे तलवार के निशान पर पड़ी। अचानक उसने एक और खून थूका और घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। जियान शिंग, सेक्शन चीफ, जिनका चेहरा काफी बदल गया, वो तुरंत दौड़ा और पियाओ जियान शिंग के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक तो हो न? क्या हुआ? क्या आपको अभी अभी लड़ाई में आंतरिक चोटें आई हैं? पियाओ जियान शिंग ने फिर भी उसे सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे कि वो पागल हो गया हो। वो हंसा और चिल्लाया, मुझे यह मिला, मुझे यह मिला। तलवार कला का गहरा अर्थ। असली तलवार कला। मालिक, आप सही कह रहे हैं। इस दुनिया में तलवार कला 9 प्रांतों से आती है। इस दुनिया की सारी मार्शल आर्ट 9 प्रांतों से आती है। हा हा हा। जियान घई मार्शल आर्ट्स अकादमी में किन शेंगलोंग और डू चांगफेंग, जो किन युयान के लिए खुश थे, को अचानक जियान घई गैरिसन से खबर मिली। किन शेंगलोंग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। ओल्ड किन, क्या चल रहा है? किन शेंगलोंग ने बुदबुदाया, यह पियाओ जियान शेंग है। लगता है वो पागल हो गया है। पागल हो गया? क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि वो हमारे शहर में एक चौराहे पर बैठा है। एक नागरिक ने गैरिसन को इसकी सूचना दी और अनुभाग प्रमुख जिन ने उन्हें मुझे सूचित करने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने फोन किया। डू चांगफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। चलो जल्दी करें और एक नज़र डालें। कोई बात नहीं, वो हान राज्य से है और यह कूटनीति का मामला है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। किन शेंगलोंग ने सिर हिलाया और उन तीनों ने जल्दी से पीछा किया। डू चांगफेंग जिंग प्रांत के प्रोफेसर थे और किन शेंगलोंग ग्रैंड मास्टर थे। वे तीनों 2 मिनट से भी कम समय में गोल चक्कर तक पहुंचने में सक्षम थे। दूर से ही वे सेक्शन चीफ जिन की चिल्लाहट सुन सकते थे। कई राहगीर भी थे जो उन्हें घेर रहे थे, उनकी ओर इशारा कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। क्या तुम पागल हो? आप यहाँ खेती करना चाहते हैं? 9 प्रांतों के तलवार कला मार्शल कलाकारों को चुनौती देने के बारे में क्या हाल है मास्टर जी? वे तीनों भीड़ को पार कर गोल चक्कर के फूलों की क्यारी के किनारे आ गए। उन्होंने देखा कि पियाओ जियान शेंग एक श्रद्धालु आस्तिक की तरह फूलों की क्यारी पर सुनहरे बैल की मूर्ति के सामने क्रॉस लेग्ड बैठे हैं। बैल के शरीर पर तलवार के निशान को सीधे घूर रहे हैं। सेक्शन चीफ जिन उन्हें जमकर डांट रहे थे। गैरिसन टीम के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिनके बेबस भाव थे। बाप रे बाप, यह तलवारबाजी अविश्वसनीय है। किन शेंगलोंग और डू चांगफेंग ने आने पर ही उस पर एक नज़र डाली थी। उनके शिष्य तुरंत सिकुड़ गए और उनकी सांसें जम गईं। उनके शरीर के सारे बाल सिरे पर खड़े होने लगे। हालांकि किन युयान ने अब तलवार कला की खेती नहीं की थी, उसके पास अनुभव था। इसलिए भले ही वो अपने दादा की तरह एक नज़र से गहराई के माध्यम से नहीं देख सकती थी, फिर भी वो सदमे के निशान महसूस कर सकती थी, जिससे वो हल्का हो गया। हालांकि तलवार का निशान कमजोर था और नदी पर मार्शल आर्टिस्ट के ब्लेड के निशान से बहुत कम प्रभाव था, लेकिन उसमें निहित तलवार का इरादा उस निशान में निहित कृपाण इरादे से कमजोर नहीं था। किन युयान के दिमाग में कृपाण का इरादा अभी भी था, इसलिए वो सीधे दोनों के बीच के अंतर की तुलना कर सकती थी। ये लगभग नगण्य था। जियान घई शहर में वास्तव में एक तलवारबाज था। उस स्वॉर्ड मास्टर की ताकत उस रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उसी समय गैरिसन टीम के सदस्य चले गए। निर्देशक किन, इस मामले के बारे में, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। उन्हें तितर बितर करने के लिए कहो। हाँ, गैरिसन टीम के सदस्यों ने भीड़ पैदा करने से बचने के लिए दर्शकों को तुरंत खारिज कर दिया।
किन शेंगलोंग और अन्य लोग गोल चक्कर के चारों ओर फूलों की क्यारियों पर कूद पड़े और पियाओ जियानशिंग की तरफ आ गए। पियाओ जियानशिंग, आपने इस तलवार के निशान की खोज कैसे की? पियाओ जियानशिंग अंत में अपनी नींद से जाग गया और उन तीनों को देखने के लिए मुड़ा। मैं बस इसे देखने के लिए हुआ। मैं जियानघई शहर में खेती करने की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं इस तलवार के इरादे को समझूंगा तो निकल जाऊंगा। निर्देशक किन, यह नियमों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, है ना? इस किन शेंगलों की भौहें उठी और फिर उसने सिर हिलाया। वो कुछ नहीं कह सकता था। यद्यपि वो तलवार का निशान बहुत मजबूत था और 9 प्रांतों का उद्देश्य था। ऐसा कोई कानून नहीं था जो दूसरों को इसे देखने से रोकता हो। आखिरकार यह 9 प्रांतों का रहस्य नहीं था। सच कहूं तो पियाओ जियानशिंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक वो उस सोने के बैल को हर दिन निशान का अध्ययन करने के लिए वापस लाना चाहता था। वो तलवारबाज बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि पियाओ जियानशिंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसके अधीन हो जाएगा। सेक्शन चीफ जिन ने आंखें मूंद लीं। पियाओ जियानशिंग ने अभी अभी उसकी उपेक्षा की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि पियाओ जियानशिंग ने ऐसा क्यों किया। अब उसे समझ में आया कि सोने के बैल पर तलवार के निशान का तलवार का इरादा था। यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु होनी चाहिए। खांसी की स्थिति में खांसना, उसने हल्का खांसते हुए तुरंत कहा। निर्देशक किन, यह कैसा रहेगा? क्या आप हमें यह सुनहरा बैल खरीदने दे सकते हैं? हम कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। भाग प्रमुख जिनके विचार सरल थे। चूंकि पियाओ जियानशिंग ने भी सोने के बैल पर तलवार के निशान को इतना महत्व दिया था, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना शक्तिशाली था। क्या होगा यदि उसने इसे खरीदा और अधिक लोगों को इसे देखने की अनुमति दी? इसका मतलब यह होगा कि वो बड़ी संख्या में तलवार कला मार्शल कलाकारों को हान राज्य में आकर्षित कर सकता था। किन शेंगलोंग ने उपहास किया, एक चतुर बूढ़े आदमी के रूप में। वो धारा प्रमुख जिनके विचारों के माध्यम से कैसे नहीं देख सकता था? मुझे खेद है, लेकिन हम इस मूर्ति को नहीं बेच रहे हैं। इसे स्थानांतरित कर जियानघई मार्शल आर्ट अकादमी में रखा जाएगा। दुनिया में हर कोई जानता था कि हान राज्य के लोग कितने बेशर्म होते हैं। यदि वो सोने का बैल उन्हें दे दिया जाता और वे तलवार कला मार्शल कलाकारों को आकर्षित करते, तो वे 9 प्रांतों में घोटाला करने के लिए भी वापस आ सकते। किन शेंगलोंग बेवकूफ नहीं था। कीमत पर बातचीत करना आसान है। हम अभी बातचीत शुरू कर सकते हैं। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 1 अरब। पैसा कोई समस्या नहीं है। यह देखकर कि सेक्शन चीफ जिन अभी भी सौदेबाजी करना चाहते हैं। डू चांगफेंग मुस्कुराया। यह तलवार का निशान एक शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकार द्वारा बनाया गया था। हो सकता है कि उसकी साधना आपके तलवार ऋषि लियू चेंगक्सुन से कम न हो। यदि आप बिना अनुमति के उसकी तलवार का निशान हटा दें और उसे क्रोधित कर दें, तो मुझे लगता है कि आपके राज्य में कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। इतना कहते ही सेक्शन चीफ जिन के पसीने छूट गए। वो केवल इसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। दरअसल, जो व्यक्ति उस तलवार का निशान बना सकता था, वो निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर उसने इसे लिया और दूसरे को दुखी किया, तो यह वास्तव में एक बड़ी समस्या हो सकती है। एक पल के लिए रुककर उसने मुस्कुराते हुए चेहरे को रखा और दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के लिए तैयार हो गया। निर्देशक किन सही कह रहे हैं, मैं असभ्य था। हालांकि इस तलवार के निशान की खोज सबसे पहले हमारे जियानशिंग ने की थी। इसे देखने के लिए जियानघई शहर में रहना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? किन शेंगलोंग ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा दी। दरअसल
वो नहीं चाहता था कि पियाओ जियानशिंग भी इसका पालन करे। आखिरकार पियाओ जियानशिंग हान राज्य से थे। यदि उन्होंने इसका पालन किया तो यह 9 प्रांतों के लिए एक नुकसान होगा। मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की राष्ट्रीयता होती है। उस समय डू चांगफेंग ने किन शेंगलोंग के दिमाग में अपनी आवाज पहुंचाई। उसे ऐसा करने दो। पियाओ जियानशिंग ने इस तलवार के निशान को पहले ही देख लिया है और उसके दिमाग में पहले से ही इसकी छाप है। यहाँ तक अगर आप उसे इसे देखना जारी नहीं रखने देते हैं तो भी वो इसे पहले ही बहुत कुछ याद कर चुका होता है। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसके बजाय जियानघई मार्शल आर्ट अकादमी के लिए कुछ व्यवहारिक करने के लिए उनकी प्रसिद्धि का उपयोग करना बेहतर होगा। अगर वो अकादमी में शामिल होता तो निश्चित रूप से कई छात्र होते जो उसकी प्रतिष्ठा के कारण आते और मार्शल आर्ट अकादमी में भी शामिल होते। इसके अलावा उनके गुरु हान राज्य लियू चेंगक्सुन के तलवार ऋषि हैं। तलवार कला में उनकी उपलब्धियां कोई छोटी बात नहीं है। यदि आप उन्हें तलवार ऋषि से उनकी शिक्षाओं को साझा करते हैं तो यह निश्चित रूप से तलवार कला की आपकी समझ में सुधार करेगा। यह निश्चित रूप से एक जीत की स्थिति होगी। किन शेंगलों की आंखें चमक उठी। सही बात है, पियाओ जियानशिंग ने इसे पहले ही देख लिया था। उसके पास इसे उलटने का कोई तरीका नहीं था। बेहतर होगा कि उन्हें अकादमी में शामिल होने और कुछ लाभ हासिल करने के लिए मना लिया जाए। आपको इसे वैसे ही थूकना होगा जैसे आपने इसे लिया था। वास्तव में मुझे आपको इसे दोगुना करना होगा। यदि आप हमारे 9 प्रांतों का लाभ उठाना चाहते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि यह बिल्कुल असंभव है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। हालांकि यह तलवार का निशान अत्यंत कीमती है, इतना कि हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। मैं इसे अकादमी में वापस लाऊंगा और इसे संरक्षित करूंगा। अगर पियाओ जियानशिंग इसे देखना जारी रखना चाहते हैं तो जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी के एक्सचेंज छात्र बनने के लिए उनका स्वागत है। आपने क्या कहा? सेक्शन चीफ जिन के हाव भाव अचानक बदल गए। पियाओ जियानशिंग हान राज्य में युवा पीढ़ी के बीच एक स्टार व्यक्ति थे जो तलवार साधु लियू चेंगक्सुन के व्यक्तिगत शिष्य थे। यदि वो जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक विनिमय छात्र बन गया जो 9 प्रांतों में एक निम्न मध्यम वर्ग अकादमी थी तो वो दूसरों को उसका फायदा उठाने की अनुमति नहीं देगा। इससे उनकी छवि पर कितना असर पड़ेगा? हालांकि तलवार का निशान मजबूत था, किन शेंगलोंग इसे एक से अधिक लोगों को दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर वो इसे हजारों लोगों को दिखाना चाहता है तो इसका मतलब पियाओ जियानशिंग के लिए इतना अधिक नहीं होगा। यह एक अंतिम चाल की तरह था। यदि एक व्यक्ति इसे जानता है तो इसे अंतिम कदम कहा जाएगा। अगर 10,000 लोग इसे जानते तो यह एक घटिया कदम होगा जो कोई भी कर सकता है। नहीं, धारा प्रमुख जिन ने तुरंत खारिज कर दिया। क्या मजाक! आखिरकार केवल हंस ही दूसरों का फायदा उठा सकते थे। वे दूसरों को उनका फायदा कैसे उठाने दे सकते थे? फिर कोई रास्ता नहीं है। मैं अब सोने का बेल ले जाऊंगा। एक पल इंतजार करें। पियाओ जियानशिंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी में एक एक्सचेंज छात्र के रूप में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल 1 वर्ष के लिए। तुम पागल हो। सेक्शन चीफ जिन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तुम वापस जाओ और मेरे मालिक को इस बारे में बताओ। वो बाकी को संभाल लेगा। तुम पागल हो। मैं इस बार तुम्हारी वजह से मारा जा रहा हूँ। किन शेंगलोंग और डू चांगफेंग ने एक दूसरे को देखा और बूढ़ी लोमड़ियों की तरह मुस्कुराए। यह नहीं कहा जा सकता था कि वे बेशर्म थे। आखिरकार वो राष्ट्रों के बीच एक प्रतियोगिता थी।
पियाओ जियानशिंग ने पहले ही उस तलवार के इरादे को देख लिया था और कोई पीछे मुड़ना नहीं था, इसलिए उसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि यह उचित नहीं था, लेकिन यह 9 प्रांतों की भलाई के लिए था। ये जियो की तरफ। उसने पुस्तकालय में किन युयान और पियाओ जियानशिंग के द्वंद्व का वीडियो देखा। ऐसा नहीं था कि वो देखना चाहता था। उसे किन युयान और पियाओ जियानशिंग के बीच द्वंद्व युद्ध में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। किन युयान पहले से ही ऐसी स्थिति में था। पियाओ जियानशिंग, जो उसके साथ लड़ रहा था, कितना मजबूत हो सकता है? यह गु हाई ही था जिसके पास करने के लिए बेहतर कुछ नहीं था और उसने उसे दिखाने पर जोर दिया। इसे देखने के बाद ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक गहरी सांस छोड़ी। यह कचरा था। यह उनके समय की पूरी बर्बादी थी। ये जियो की नज़र में उन दोनों के बीच का द्वंद्व बिल्कुल एक बच्चे के घर खेलने जैसा था। यह बेहद उबाऊ था, यहाँ तक अगर उसने अपनी खेती को हॉटियन 5वीं कक्षा तक दबा दिया। ये जियो ने महसूस किया कि वो अकेले ही उन दोनों की तरह 10 लोगों का मुकाबला कर सकता है। पियाओ जियानशिंग थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसकी नज़र में वो अभी भी कचरा था। यह कैसा है, ओल्ड? ये है न कमाल? ये जियो ने जवाब में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ कुछ और भी भयानक है। फोरम, वीबो और वीचैट सभी विस्फोट कर रहे हैं। ओह, क्या चल रहा है? इस पियाओ जियानशिंग के बारे में अभी भी कुछ है? वो हमारे शहर में एक चौराहे पर चला गया और ऐसा लगता है कि उसने एक बेहद मजबूत तलवार की मंशा की खोज की है। वो इतना डरा हुआ था कि उसने मौके पर ही मुंह से खून बहा दिया। बाद में वो बेशर्मी से चौराहे पर बैठ गया और जाने को तैयार नहीं था। हमारा जियानघई शहर वास्तव में उत्कृष्ट लोगों की भूमि है। पहले एक रहस्यमयी ग्रैंड मास्टर और अब तलवारबाजी के उस्ताद। आपको क्यों लगता है कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करे? गोल चक्कर, तलवार के निशान। ये जियो की भौहें चढ़ गईं। यह बहुत परिचित लगता है। अगर उसे ठीक से याद था, तो उसने 2 दिन जो नाश्ता खरीदा था, वो भी एक चौराहे पर था, जहां उसने एक दुष्ट आत्मा को मार डाला था। उस समय उन्होंने इसे मारने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। हालांकि उसने अपनी ताकत को दबा दिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी गोल चक्कर पर सोने के बैल पर निशान छोड़ गया है। क्या कोई वीडियो है? हाँ, गुहाई ने तुरंत इसे ये जियो के लिए ढूंढ लिया। जब ये जियो ने वीडियो देखा, तो उसका चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन हिंसक रूप से कांप गया। आशा के अनुसार वो जगह थी। हालांकि उस पियाओ जियानशिंग की आंखें काफी तेज थीं। वो इसकी खोज कैसे कर सकता था? उन्होंने अपनी पूरी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। वो तलवार का निशान केवल 2 अंगुल से कम लंबा होना चाहिए। एमेन, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। अगली बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी निशान न छोड़े, अन्यथा हमेशा कुछ न कुछ परेशानी होगी। पियाओ जियानशिंग के जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी में एक एक्सचेंज छात्र के रूप में शामिल होने के मामले ने जियानघई शहर में काफी हलचल मचाई। आखिरकार उनका रेज्यूमे वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट था, क्योंकि उन्होंने जिंग प्रांत में तलवार कला प्रतिभाओं के एक चक्र को पार कर लिया था। अब जब वो अकादमी में शामिल हो गए थे, तो इससे यह आभास हुआ कि जियानघई मार्शल आर्ट अकादमी बहुत उत्कृष्ट थी। इसलिए जब जियानघई शहर के लोगों ने, जिसमें आसपास के कई शहरों के माता-पिता शामिल थे, शरद ऋतु में अपने बच्चों को साइन किया, तो उनके दिमाग में जियानघई मार्शल आर्ट अकादमी थी। जहां तक के बैल पर तलवार के निशान का सवाल है, किन शेंगलोंग ने अपने इरादे को दबाने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल किया था।
उनके द्वारा अकादमी में प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। केवल अच्छी तलवार कला योग्यता वाले छात्र ही इसे देख सकते थे। यह भी छात्रों के लिए सुरक्षा का एक रूप था। यदि उनकी योग्यता पर्याप्त नहीं होती तो उनके लिए पागल हो जाना बहुत आसान होता। जब उसके पास खाली समय होता तो वो मार्गदर्शन के नाम पर अपनी तलवार का अभ्यास करने में मदद करने के लिए पियाओ जियानशेंग को ढूंढता था। वास्तव में वो उन सभी चीजों को निचोड़ना चाहता था जो पियाओ जियानशेंग ने तलवार ऋषि लियू चेंगक्सुन से सीखी थी। कुछ ही दिनों में जियानघई शहर में शांति लौट आई। हालांकि जियानघई शहर में कई लोगों के दिलों में दो तथ्य दबे थे। सबसे पहले, जियानघई शहर में एक रहस्यमय ग्रैंडमास्टर था जिसकी खेती बेहद शक्तिशाली थी। दूसरे, जियानघई शहर में एक तलवारबाज था जिसके पास असाधारण तलवारबाजी थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये दोनों लोग कौन थे। बहुत से लोग पहले से ही उन्हें अपना आदर्श मान चुके थे। यह इस हद तक था कि जियानघई शहर की नगरपालिका सरकार पर भी जानबूझकर लोकप्रियता का फायदा उठाने का संदेह था। उन्होंने जियानघई शहर में कई सार्वजनिक सुविधाओं पर ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट और स्वॉर्ड मास्टर का एक स्केच उकेरा था। इसने निस्संदेह सभी को और आश्वस्त कर दिया कि जियानघई शहर में वास्तव में दो सुपर मार्शल कलाकार थे, एक कृपाण और एक तलवार। उनकी साधना कम से कम दैरवी संप्रदाय से ऊपर तो होनी ही चाहिए। ये जियो को कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे वो एक रहस्यमय ग्रैंड मास्टर हो या एक असाधारण तलवारबाज। यह सिर्फ एक खाली शीर्षक था। अगर हर कोई उसे एक अज्ञात इकाई के रूप में पसंद करता है तो वे उस पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि उनके लिए बाहर आना और खुद को प्रकट करना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी वर्तमान साधना दैवीय ग्रैंड मास्टर रैंक पर नहीं थी। अगर उसने इसे स्वीकार किया और बड़ी संख्या में चुनौती देने वालों को आकर्षित किया तो वो मर जाएगा। 1 महीने के समय में ये जियो का घर, जो कि पुस्तकालय था, नहीं बदला था। उनका जीवन धीमा और आरामदायक था। किन युआन ने किताबें उधार ली और उन्हें वापस कर दिया। उसके अलावा किसी और का उससे ज्यादा संपर्क नहीं था। जब से गू हाई की एक प्रेमिका थी, इस तथ्य के साथ कि उसे गैरिसन परीक्षा देनी थी। उसके पास तीसरी मंजिल तक जाने के लिए कम समय था। इसने ये जियो को किताबें पढ़ने के लिए अधिक समय दिया। उन्होंने पहले ही 6 आध्यात्मिक साधना तकनीकों का संग्रह कर लिया था। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक साधना तकनीकें वास्तव में दुर्लभ थीं, इसलिए दूसरी को खोजना हमेशा कठिन होता था। यह भी सौभाग्य की बात थी कि ये जियो एक अधीर व्यक्ति नहीं था, अन्यथा चिंता के कारण उसकी असमय मृत्यु हो जाती। देखने में उनके लिए दिव्य आत्मा की स्वर्णिम पुस्तक काफी उपयुक्त थी। उसे खेती करने की जरूरत नहीं थी, उसे केवल किताबों को पढ़ने की जरूरत थी, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यह काफी परफेक्ट था। 1 महीने बाद गू हाई की शादी थी। ये जियो ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में भाग लिया। उन्हें न केवल पैसे निकालने पड़ते थे, बल्कि उन्हें काम भी करना पड़ता। एक मेकओवर देता था और वे छोटे सूट में भी बदल जाते थे। कुछ देर बाद कुछ दूल्हे जो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, शपथ ग्रहण करते हुए कमरे से बाहर चले गए। गू हाई अवाक रह गया। दोस्तों, क्या चल रहा है? गू हाई, तुमने कहा था कि तुम ईमानदारी से हमारी मदद करना चाहती हो, है ना? सही बात है। अगर आपके पास हमारी पीठ थी तो आपने ये जियो को क्यों आमंत्रित किया? ओल्ड यू ने तुम लोगों को तंग किया? ये असंभव है। ओल्ड ये बहुत ही शांतचित्त और ईमानदार है। वो कभी किसी को धमकाते नहीं थे। बेशक उसने नहीं किया। क्या उसे हमारे लिए समस्या पैदा करने के लिए किसी को धमकाना चाहिए? अगर वो वहां खड़ा रहता तो हम सब पन्नी बन जाते। गू हाई को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वो जानता था कि ये जियो दिखने में सुंदर है,
लेकिन यह इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए, है ना? उस पल ये जियो कमरे से बाहर चली गई। गू हाई के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। क्या FC के आमतौर पर पुस्तकालय में उसे सूट पहनने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए हालांकि ये जियो दिखने में सुंदर थी, लेकिन इसने उसके स्वभाव को पूरी तरह से उजागर नहीं किया। आज शादी की व्यवस्था करने वाली टीम ने न केवल उसके बालों को स्टाइल किया और उसकी भौहों को ट्रिम किया, बल्कि उसे एक अच्छी तरह से फिट किए गए छोटे सूट में बदल दिया। इसने पूरी तरह से ये जियो के सुंदर पक्ष को प्रदर्शित किया। ये अंधा होने के बिंदु तक इतना सुंदर नहीं था, लेकिन इसकी तुलना टेलीविजन पर मशहूर हस्तियों से की जा सकती थी। ये जियो सभी की निगाहों से थोड़ा शर्मिंदा हुआ और हल्के से खांसने लगा। क्या मैं चला जाऊं? नहीं, यह आपकी गलती नहीं है कि आप अच्छे दिख रहे हैं। यह आपके माता पिता की गलती है। चल दर, शादी शुरू होने वाली है। ये जियो ने सिर हिलाया। दुल्हन को पहले ही होटल से मेहमान मिल गए थे। दोनों पक्षों के मेहमानों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जब वे शादी की मंजिल पर पहुंचे, तो गू हाई और दूल्हे अभी तक मुख्य क्षेत्र में नहीं गए थे। गलियारे में कुछ मेहमान जिन्होंने पहले गू हाई को नहीं देखा था, उनकी निगाह ये जियो पर पड़ी। वो दूल्हा है ना? क्या वो बहुत सुंदर नहीं है? वो टीवी पर एक सेलिब्रिटी की तरह बहुत सुंदर है। वो लू गर्ल वाकई भाग्यशाली है। आज लू के पास उसकी सहपाठी के रूप में एक सहपाठी है जो बहुत सुंदर भी है। मुझे लगता है कि उन्हें युगल होना चाहिए था। लू इस युवक के अच्छे लुक के लायक नहीं है। गू हाई का चेहरा उदास हो गया। अन्य दूल्हे बगल से बुदबुदाए। जब उसने जाने का सुझाव दिया था तो हमें उसे उस प्रस्ताव पर ले जाना चाहिए था। गू हाई ने हल्की खांसी। उसने अजीबता की परवाह नहीं की और सभी को शादी के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वो अंदर गया, शादी की मेजबानी के प्रभारी ने ये जियो को पकड़ लिया। तुम अभी यहाँ क्यों हो? हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से जाइए और पंक्तियों को पढ़िए। आपको बाद में उनकी आवश्यकता होगी। गू हाई का चेहरा और भी काला हो गया था। ये जियो ने अजीब तरह से अपने मरोड़ की ओर इशारा किया। मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ। वो दूल्हा है। MC तुरंत हंस पड़ी। हा, मुझे गलत व्यक्ति मिल गया है। मैं माफी चाहता हूँ। सौभाग्य से आज उसका बड़ा दिन था और उसका नाराज होना सही नहीं था। इसलिए गू हाई ने किसी के लिए परेशानी नहीं खड़ी की। कुछ शब्द बोलने के बाद सभी लोग जल्दी से शुभ कार्यक्रम में देरी से बचने के लिए अंदर चले गए। प्रवेश करने के बाद गू हाई ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पाया और अपनी भावनाओं को बताते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि हर किसी की निगाहें आखिरकार उस पर टिकी हैं। उनका मूड काफी बेहतर हो गया। मिस्टर लू ने जब उनका स्मॉग लुक देखा तो उनके हाव भाव उदास थे। उसे लगा कि जिस फूल को उसने कई सालों से पाला था, उसे सूअर ने खा लिया है। उनकी बेबसी में तिरस्कार का भाव था। हालांकि जब मिस्टर लू ने दूल्हे के बीच असाधारण रूप से सुंदर ये जियो को देखा तो उसे रोने का मन हुआ, लेकिन उसके आंसू नहीं थे। डीमनेट, मैंने अपनी बेटी को ये जियो के संपर्क में क्यों नहीं आने दिया? अगर उसने पहले अपनी बेटी को ये जियो से मिलने आने दिया होता तो वो निश्चित रूप से उसे पकड़ लेता और गू हाई के हाथों में नहीं पड़ता। इस बात का जिक्र नहीं है कि ये जियो दिखने में अच्छा था, कम से कम वो अजीब जगहों पर तो नहीं जाता था। गू हाई को फिर से देखते हुए उसका दिल और भी ज्यादा दर्द कर गया। उस समय उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये जियो ने उसका अभिवादन किया और चतुराई से एक कोने में छिप गया ताकि वो खुद को फिर से सुर्खियों में आने से रोक सके।
उसने एक और हवा छोड़ी और अंत में उसे राहत मिली। अचानक उसके कान के पास एक परिचित आवाज सुनाई दी, आप भी आ गए। एक जानी पहचानी आवाज ने ये जियो को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह किन युयान था। आज उसने एक शुद्ध सफेद फिशटेल ड्रेस, हल्का मेकअप और हाई हील्स पहनी हुई थी। वो अलौकिक लग रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? वान वान मेरी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड है। मैं सम्मान की दासी बनूंगी। वान वान का उपनाम लू था। वो मिस्टर लू की बेटी और गू हाई की पत्नी थी। ये जियो ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वो उससे बहुत परिचित नहीं था, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करता था। जहां तक तौर पर महिलाओं की बात है तो वो उनसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। इसलिए हालांकि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे, ये जियो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। इससे किन युयान को थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कई लड़कों ने उससे उसके संपर्क विवरण के लिए कहा था, लेकिन जब ये जियो की बात आई तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि यह कहना पड़ा कि उसे ये जियो के साथ रहना काफी पसंद था। हालांकि वो उबाऊ था और ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन वो उन मक्खियों की तरह नहीं होता जो उसके कान में भिनभिनाती रहती थीं। इसलिए सबसे अच्छे दिखने वाले दो लोग कोने में कंधे से कंधा मिलाकर शादी समारोह शुरू होते देख रहे थे। मंच बेहद जीवंत था और ये जियो बस देख रहा था। उनके जैसे कार्यकर्ता के लिए, जिसके पास भोजन और आवास उपलब्ध कराने के लिए 3000 युआन का मासिक वेतन था, बस देखना ही काफी था। गू हाई के पास उसका समर्थन करने के लिए उसके माता पिता थे। उसके पास मूल रूप से एक घर, एक कार और एक नौकरी थी। वो अकेला था और उसने अब तक 10,000 युआन से अधिक की बचत की थी। वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकता था, तो वो शादी कैसे कर सकता था और एक महिला को ढूंढ सकता था? नहीं, उसने अभी अभी गू हाई को एक उपहार दिया था और अब यह 8,000 युआन से कम लग रहा था। अपने बटुए के बारे में सोचते हुए ये जियो किन युआन से एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए दूसरी तरफ चला गया। कहने की जरूरत नहीं कि महिला के जाने के बाद बेवजह दबाव की लहर गायब हो गई। बहुत अधिक आरामदायक। किन युआन, जो शादी समारोह को देखने में डूबा हुआ था, ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही शादी समाप्त हो गई। लू वान की पीठ भीड़ की ओर थी और उसने अपने हाथ में फूल अपनी पीठ के पीछे फेंके। उसे नहीं पता था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन संयोग से उसके फूल कोने की दिशा में फेंक दिए गए और किन युआन के हाथों में आ गए। इससे लोगों ने ये जियो को उसके साथ नोटिस किया और सोचा कि वे एक सुंदर जोड़ी हैं। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हंसी मजाक की लहर दौड़ा दी। ये जियो ने देखा कि लू वान ने किन युआन पर अपनी भौहें उठाईं। यह वास्तव में जानबूझकर था। किन युआन का छोटा चेहरा थोड़ा लाल था। उसने अपने कान के पीछे के बालों को ब्रश किया और थोड़ा शर्मीला लग रहा था, जिससे कई पुरुषों ने उसकी ओर कुछ नजरें गड़ा दीं। हालांकि जब उन्होंने ये जियो को किन युआन के पास देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने विचार एकत्र कर लिए। पुरुष बहुत तर्कसंगत जानवर थे। उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ था, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उससे ऊपर उठना असंभव था। उत्सव के बाद दोपहर का समय था जब भोज शुरू हुआ। बेस्ट मैन और मेड ऑफ ऑनर एक मेज पर बैठे थे। बाकी सब बातें कर रहे थे, लेकिन केवल ये जियो चुपचाप खा रही थी। वो उस दुनिया में लगभग 1 साल से था और आज का भोजन सबसे अच्छा था। यह उच्चतम गुणवत्ता का था, प्रति टेबल 2800 युआन। अगर उसने इसे नहीं खाया तो यह अफसोस की बात होगी। ये जियो ने न केवल इसे खुद खाया, बल्कि कभी-कभी टेबल के नीचे हुआन लियुई के लिए एक ड्रम स्टिक और मछली का एक टुकड़ा भी उठाया। आखिरकार
उपहार के पैसे की काफी कीमत होती है। थोड़ा अधिक खाने से ही कोई अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। कुछ ब्राइड्समेड्स जो ये जियो की संपर्क जानकारी जोड़ना चाहती थीं, उन्होंने भी चतुराई से अपना लक्ष्य छोड़ दिया जब उन्होंने किन युयान को अपनी तरफ देखा। वे दोनों दिखने में बहुत अच्छे थे। उनका आभामंडल बहुत मजबूत था। सभी ने उत्साह से बातें की, लेकिन उन दोनों को कुछ हद तक उपेक्षित किया गया। ये जियो अभी भी ठीक थी। वो हमेशा शांत रहता था। क्या आप बीस्ट मास्टर बनने जा रहे हैं? अगर ऐसा है, तो मेरे परिवार के पास मेरे दादाजी की कुछ किताबें हैं। वे सभी अपेक्षाकृत दुर्लभ साधना तकनीकें हैं। ये जियो एक पल के लिए चुप रही। आप मुझे अपने दादाजी की दुर्लभ पुस्तकें पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं? यह सही नहीं लगता, है ना? किन युयान ने सिर हिलाया। यह ठीक है। इतने लंबे समय तक, जब भी मैं पुस्तकालय जाता हूँ, मैं हमेशा आपकी मदद पर निर्भर रहता हूँ। और पिछली बार, यदि आप मुझे सलाह नहीं देते, तो शायद मेरे दादाजी के सामने अपनी कृपाण तकनीक प्रदर्शित करने का साहस नहीं होता। तो इस बार, इसे मेरे द्वारा एहसान वापस करने के रूप में माने। ये जियो ने सिर हिलाया और मना नहीं किया। किन युयान ने अपने कृपाण के इरादे को जान लिया था, और यह काफी मूल्यवान भी था। किन परिवार की किताबें पढ़ना किन परिवार का फायदा उठाना नहीं माना जाता था। भोजन के बाद अतिथियों ने एक एक कर विदा ली। सबसे अच्छे पुरुष और वर भी चले गए। इनमें एक जोड़ा भी था जो होटल के रिसेप्शन में कमरा लेने गया था। ये जियो ने भी अपना मुंह पोंछा और जाने के लिए तैयार हो गई। हुआन लियुई बहुत चालाक था। उसने जो पहला काम किया, वो था किन युयान की बाहों में कूदकर नर्म सोफे पर लेट गया। किन युयान नाराज नहीं थी। इसके बजाय, उसने आसानी से हुआन लियुई के कोमल शरीर को गले लगा लिया। यह सिर्फ एक छोटा पालतू जानवर था। इसके क्या बुरे इरादे हो सकते हैं? ये जियो उस प्रेत बिल्ली के लिए तिरस्कार से भर गया था जो 140 से अधिक वर्षों से जीवित थी। यह पहले से ही इतना पुराना था, फिर भी यह पूरे दिन युवा और प्यारा होने का नाटक करता था। हालांकि स्टार बीस्ट आमतौर पर बहुत पुराने थे। हुआन लियुई की उम्र को वास्तव में 7 या 8 साल का बच्चा माना जा सकता है। वे दोनों किन युयान के घर गए। किन युयान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हालांकि वो और ये जियो सिर्फ सामान्य दोस्त थे, लेकिन वो अपने दिल में आह भर नहीं सकती थी। वो आदमी सचमुच स्टील का आदमी था। उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते को हटाने के खिलाफ भी फैसला किया और उसके पैरों में दर्द होने पर उसके साथ कुछ सड़कों पर चलना पड़ा। वास्तव में ऐसा नहीं था कि ये जियो स्टील का आदमी था। बात बस इतनी सी थी कि वो अभी प्यार में नहीं पड़ना चाहता था। वो दुनिया बहुत खतरनाक थी। स्टार बीस्ट के अस्तित्व के साथ, यदि किसी की ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं होती, तो उसे किसी भी समय मृत्यु और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। गर्लफ्रेंड मिलने से खुद पर पाबंदियां ही बढ़ेंगी। इसके अलावा, किसी को लगातार अपनी प्रेमिका को खुश करना पड़ता था। सिंगल होने से ज्यादा आरामदायक कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। जब कोई गरीब था तो प्यार में नहीं पड़ सकता था। अगर किसी ने किया भी, तो वो व्यर्थ होगा। जब वे दोनों किन युयान के घर पहुंचे, तो ये जियो थोड़ा स्तब्ध थी। किन युयान का घर कुछ 100 वर्ग फुट में फैला था। यह एक छोटा सा विला था जिसे साधारण लेकिन आलीशान तरीके से बनाया गया था। कई फर्नीचर बेहद महंगे महोगनी थे। हालांकि जब किसी ने किन शेंगलों की पहचान के बारे में सोचा, तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी। मियाऊ, जब वे आंगन के पास से गुजरे, तो हुआन लियुई, जो किन युयान की छाती से लिपटी हुई थी, अचानक उत्तेजित हो गई।